नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है खास मुलाकात। आज हम आपकी खास मुलाकात करा रहे हैं GE जनरल इलेक्ट्रिक, जिसको हम कहते हैं, GE के साउथ एशिया CEO बनमाली अग्रवाल से। अग्रवाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे एक बिग पिक्चर इकोनॉमी की इसलिए देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार का इकोनॉमिक एजेंडा आप सरकार ड्राइव कर रही है और जिस प्रकार की उम्मीदें हैं, वो ग्राउंड पे चीजें कैसी दिख रही हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे हम इस बातचीत में। तो पहला सवाल, चूंकि चाइना से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा बुरी खबरें आ रही हैं, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो इस वक्त है विज़ावी इंडिया के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर दिख रहे हैं, उस पर आपका असेसमेंट क्या है? तो पहली बात संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, हम ग्लोबली जब देख रहे हैं जो सारी इकोनॉमी जो चल रही है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। हम लोग चाइना का हाल देख रहे हैं, हम लोग पिछले 1-2 दिनों में जो स्टॉक मार्केट का जो हाल है, अमेरिका में जो टेक्निकल ग्लिचेस जो हुए हैं कल, वो बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से डिस्ट्रप्टिव हो सकती हैं। जापान में जो हम लोगों ने देखा, जो ऑटो इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो एयरबैग की एक कंपनी लेके, वो काफी डिस्ट्रप्टिव है जापान के लिए। यूरो क्राइसिस तो चल ही रहा है। तो जो सारी चीजें हैं ये काफी डिस्ट्रप्टिव है। मेरे हिसाब से इस माहौल में इंडिया में काफी स्टेबिलिटी है और इस स्टेबिलिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं और ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर नजर डालें, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक कुछ फैक्टर्स हैं, जैसा हम सभी जानते हैं, जो इन्फ्लेशन है वो अब काफी कम हो चुका है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफी कम है, ग्रोथ रेट बढ़ ही रही है, ये सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन अभी भी एक आध चीजें हैं जिन पे हमें गौर करना पड़ेगा और जिन पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि जो बैंक्स हैं उनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो बहुत बड़ी चीज है और उसका मूल कारण जो यही है कि गवर्नमेंट की जो ओवरऑल डेट जो है वो बहुत ज्यादा है, उसे हमें जरूर कम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम इन चीजों पे अगर नजर डालें, इन पे गौर करें, तो हमारा बहुत ही बढ़िया कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है। जी बिल्कुल। तो जो एक कमेंट्री हम सुनते हैं कि अगर इकोनॉमी जितनी है दुनिया की, उसका अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है तो उसमें हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत नजर आता है, ओएसिस ऑफ काम है, तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमारी पॉलिसी मेकिंग कितना इसको एक्नॉलेज कर रही है, समझ रही है और रिस्पॉन्ड कर रही है? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम इंडिया को इंडिया के अंदर से देखें तो एक नजर आती है, एक हमें उसका एक चित्र नजर आता है जिसमें हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम इंडिया को बाहर से अगर देखें, मेरे कहने का मतलब है कि बाहर की जो इकोनॉमीज हैं उनसे कंपेयर करें, तब चित्र जो है जरा सा डिफरेंट भी हो सकता है। हम जब देखते हैं, हम दुनिया भर में काम करते हैं, दुनिया भर में हमारी बिजनेसेस हैं, बहुत जगह उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी चल रहा है। मिडल ईस्ट को देख लें, सब सहारन अफ्रीका में देख लें, आसियान की कंट्रीज में देख लें, लैटिन अमेरिका में देख लें, हर जगह पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर है और बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उस मुकाबले में अगर हम इंडिया में देखें तो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर है वो इतना नहीं नजर आ रहा। जरूर गवर्नमेंट की कोशिश जारी है, लेकिन हमारी उम्मीद तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीज है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस पर और भी ज्यादा जोर दिया जाए, ये हमारी उम्मीद है। देखिए, GE 130 साल पुरानी कंपनी, 170 से ज्यादा देशों में एक्टिव, एक प्रकार से भारत की पुरानी कंपनी है, तो GE का एक नजरिया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अब FDI आएगी, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत की तरफ देख रहे हैं, तो जो अभी भारत आए नहीं है, हम एज्यूम करते हैं कि वो आएंगे, वो कहते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, वो इस वक्त हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से यही कह रहे हैं कि आपकी जो सारी जो बेसिक जो चीजें हैं किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वो इंडिया में सारी हैं। बेसिक डिमांड है, यंग पॉपुलेशन है, वो हम लोग जानते हैं कि जो सारे जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो सब चीज हैं। जो चीज मेरे हिसाब से मिसिंग है और जो बाहर से देख रहे हैं मिसिंग है, वो है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल, जो चीजें जो मुश्किल हैं, लेकिन उन चीजों को एड्रेस करने का पॉलिटिकल विल। जब ये नई सरकार आई, उम्मीद यही थी कि इतनी जो मेजॉरिटी है, सारे जो बाकी स्टेट से यहाँ पे भी उसी पार्टी की सरकार है, तो जो पॉलिटिकल विल का जो मुश्किल जो आती है वो शायद इतनी ज्यादा ना हो और जो मुश्किल डिसीजंस हैं वो लिए जा सकें।
अभी तक हम लोगों ने स्ट्रांग पॉलिटिकल विल जो डिसीजंस हैं वो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे हैं, और उम्मीद यही है कि अगले 6 महीने 12 महीनों में हम लोग वो डिसीजंस भी देख पाएंगे। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। तो जो इसका काउंटर नैरेटिव है, जब हम और लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप लोग जो कहते हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं है, या आप कहते हैं कि बिग बैंग रिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो हमको बताइए कि क्या रिफॉर्म नहीं हो रहा है। आप देखते नहीं कि पिछले इतने महीनों में हमने कितने बड़े बड़े काम कर दिए हैं, और फिर वो एक लिस्ट गिनाते हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं, जनधन से लेकर के मेक इन इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया तक, ई गवर्नेंस, ई ऑक्शन वगैरह वगैरह, एक लंबी लिस्ट है, पक्के तौर पर है। तो वो क्या एरिया है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि यहां पॉलिटिकल विल दिखा करके ये काम कर दीजिए? पहले मैं ये जरूर मानूंगा कि गवर्नमेंट ने कुछ माहौल जरूर ऐसा चेंज किया है कि गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली है। गवर्नमेंट ने क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। हम लोग आज सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो एक अलग ही किस्म का रवैया है, अलग ही किस्म का माहौल है, एक अर्जेंसी है, तो ये चीजें बहुत वेलकम है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो दिस एड्रेसेस ओनली जो बिजनेस एज यूजुअल है उसको ठीक करने की बात है, यहां पास ब्रेकिंग काम करने की बात करना। जी हाँ, लेकिन उस बिजनेस एज यूजुअल में भी गवर्नमेंट से डील करने का जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात बहुत बड़ी चीज है, और मैं गवर्नमेंट को की बहुत मैं प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने ये जो माहौल है, एक बड़ा प्रोफेशनल सी डीलिंग हो गई है गवर्नमेंट के साथ, वो बहुत ही वेलकम चीज है, और इस बात को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। जो बाकी जो आप जो कह रहे हैं, जो और भी बड़ी चीजें हैं, मेरे हिसाब से मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, और मैंने आपका एक स्टेटमेंट भी पढ़ा कि पॉपुलिज्म के बजाय बड़े रिफॉर्म या बड़े कदम। जी हाँ, मैं भी ये कहता हूं कि सरकार अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के फिल्टर से चीजों को देख करके वो सारे काम कर रही है जो किसी भी रूलिंग पार्टी को दोबारा चुनाव जीतने के लिए करने चाहिए, और उसमें बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। जनधन, आधार, डीबीटी, मुद्रा बैंक, सोलर पावर, बहुत कुछ हो रहा है। तभी वो हमको क्रिटिसाइज करते हैं जब भी हम उनसे सवाल पूछते हैं कि कौन सा बिग बैंग रिफॉर्म गिनाओ। तो मैं फिर से दोबारा ये दोहराना चाहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब अगर मैं पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, उन्हें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है और जो सोशल रिफॉर्म है, इन दोनों को साथ रख के ही देश को आगे बढ़ाना होगा। जो रिफॉर्म्स, जिस रिफॉर्म की हमें उम्मीद है, वो 2 डायरेक्शंस में है मेरे हिसाब से। एक, इनएफिशिएंसीज जो सारी हैं सिस्टम में, हमारी गवर्नेंस में, उन्हें हमें एलिमिनेट करना होगा। आप पावर सेक्टर ले लीजिए, कम से कम 35-40% जो बिजली है जो पैदा होती है, उतना हमारा वेस्टेज है रेवेन्यू कलेक्शन के एज अ परसेंटेज, जो पूरी रेवेन्यू है उतना हमारा वेस्टेज हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये इनएफिशिएंसी है पूरे सिस्टम की, उसे हमें ठीक करना होगा। ऐसी चीजें हमें पानी में दिखाई देती हैं, ऐसी चीजें हमें हेल्थ केयर में दिखाई देती हैं, एजुकेशन में दिखाई देती हैं। तो इनएफिशिएंसी जो है सिस्टम की, उन्हें हमें एड्रेस करना होगा, और मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल विल की बात भी है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल विल ये कहे कि हम मिसयूज, अब्यूज जो है सारी फैसिलिटीज का हम नहीं होने देंगे, तो मेरे हिसाब से ये चीजें काफी कम हो सकती हैं। दूसरा जो है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन यूजर टैरिफ जो हैं उन्हें हमें वो एड्रेस करनी ही पड़ेंगे। हमें कोई इसका दूसरा पर्याय नहीं है कि अगर कॉस्ट जो है बेसिकली बढ़ते जाएं, अगर हम उन्हें यूजर से रिकवर नहीं कर पाए, तो हमारा जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसमें जरूर ये बात है कि एक सोसाइटी का तबका जरूर होगा जिसे सपोर्ट की जरूरत है, जिसे गवर्नमेंट की सहायता की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उस तबके से हम ऊपर उठें, तो जो बाकी जो सोसाइटी है उसमें ये माहौल जरूर होना चाहिए कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनका पेमेंट बतौर होना चाहिए। और ये हमने देखा है कि आप पावर में ही देख लीजिए, बंबई ऐसे शहर में कोई लोड शेडिंग नहीं होती, बिजली के दाम जरा ज्यादा हैं, लेकिन कोई माइंड नहीं करता क्योंकि सर्विस जो उन्हें मिल रही है वो एक वर्ल्ड क्लास एब्सोल्युटली एफिशिएंट सर्विस है। दिल्ली में ही देख लीजिए आप, कई साल पहले जहां यहां प्राइवेटाइजेशन के पहले 50% से भी ज्यादा बिजली का लॉस था, आज वही लॉस मेरे ख्याल से 9% या 10% पे आ चुका है। तो ऐसी अगर हम, पॉलिटिकल विल की बात है, ये जब सारा हुआ ये पॉलिटिकल विल और एफिशिएंसी को मिला के ये सारी चीजें हुई। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक क्या ऐसे कैटेगराइज किया जाए कि स्टेट लेवल पर पॉलिटिकल विल की जरूरत है, क्योंकि केंद्रीय पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हमको ये कह देता है कि ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन की, राज्य बिजली बोर्डों की जो प्रॉब्लम बता रहे हैं,
या एक बिजनेस मॉडल इनको बदलना चाहिए, ऑटोनॉमी इनको बढ़ा देनी चाहिए, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में काम करना चाहिए राज्य बिजली बोर्डों को? वो काम तो राज्य सरकारों का है, उनको करना है। देखिए, ये आई थिंक पूरे हमारे ये राज्य या सेंटर, ये दोनों, मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता हूं। ये बात जरूर है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज्यादातर स्टेट्स के लेवल पे है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो कॉमन है। उम्मीद तो यही है और इसी सरकार से उम्मीद तो यही है कि जब आप ही की पॉलिटिकल पार्टी कई स्टेट्स में भी है तो कंसेंसस बिल्डिंग, सहमत बनाना जरा ज्यादा आसान होना चाहिए। कम से कम जहां आपकी पार्टी की सरकार है, आपके घटक दलों की सरकार है, वहां तो आप ये करके दिखा दें। बिल्कुल। और हम लोगों ने देखा भी है कि गुजरात ऐसे स्टेट में यही सारे रिफॉर्म्स उन्होंने इम्प्लीमेंट करके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो सबसे मेरे ख्याल से जो मुश्किल स्पेस है, उसको उन्होंने पॉलिटिकल बिल रोक रहा है या मेरी टू डू लिस्ट में प्रायोरिटी में थोड़ा नीचे होगा शायद। अब ये तो मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस ही क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, लेकिन इसमें जरूर जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिकल विल बैलेंस होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म के बीच का जो बैलेंस है वो उन्हें निकालना जरूरी है। मैं ये भी बात जरूर मानता हूं कि हम सिर्फ ब्लाइंडली इकोनॉमिक रिफॉर्म पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो गाड़ी एक रफ्तार से चल रही है, अगर हम उससे बिल्कुल ही उसका गियर चेंज करके बहुत ही तेज रफ्तार से चलाएं तो धक्के लोगों को लग सकते हैं। और ये बात भी ज्यादा मेरे ख्याल से हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल कि कंसेंसस के बगैर इस देश में आप कुछ नहीं कर सकते। और ये आपकी जो बात संजय जी आपने जो अभी कही कि डेमोक्रेसी में जो मुश्किल से मुश्किल डिसीजन भी हैं उन्हें कंसेंसस हमें बिल्ड करना होगा। बिल्कुल। तो डिबेट है, डायलॉग है, सबको साथ लेना ये जरूरी है और यहीं पे लीडरशिप का जो जोर है वो आता है। अभी चूंकि सरकार ने जो अपनी उपलब्धियां गिनाई और सबसे बड़ा काम जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए होना है वो है बिजली। तो कोल ऑक्शन की प्रॉब्लम कहा गया कि सॉल्व हो गई है, बहुत पैसे आ गए हैं, अब उनको कोयला मिल जाएगा। तो कोल इंडिया एक एक्टर है इसमें, दूसरा है ये बिजली कंपनियां और उन तक कोयला पहुंचे और वो बिजली बन करके आए। ये अभी इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी नजर में कैसी है? पहले मैं कहूंगा पावर सेक्टर में जो हमारी प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड की नहीं है, वो डिमांड साइड की है। और डिमांड साइड की प्रॉब्लम का मेरे कहने का मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जो सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी हम लोग पहले जो बात कर रहे थे वो प्रॉब्लम हमें पहले निपटनी होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो पहले के लॉसेज हैं, आज भी हर पावर यूनिट जो जनरेट होता है उसमें हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो हमें जो डिमांड साइड की जो दिक्कत है वो हमें पहले एड्रेस करनी ताकि वो खरीदने लायक तो बने। तो बने। आज आप बिजली कितनी भी पैदा कर लीजिए, कोई खरीदने वाला सामने है नहीं, तो इसलिए वो हमें पहले सबसे ज्यादा एड्रेस करना होगा। आपकी जो बात है कोल ऑक्शन वगैरह वो बिल्कुल सही है। हमारे डेमोक्रेसी में रिसोर्सेज का एक ट्रांसपेरेंट तरह से एलोकेशन करना या टेंडरिंग हो या जो भी प्रोसीजर हो वो बहुत जरूरी है। तो जो गवर्नमेंट ने जो ये प्रोसीजर शुरू किया है ये मेरे हिसाब से सही है और इसमें मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है कि जिस स्पिरिट में गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही है उसी स्पिरिट से प्राइवेट सेक्टर ने भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उस स्पिरिट को अगर हम भूल जाएं और अगर हम वो सारा जो प्रोसीजर है उसे डिस्टॉर्ट करें, उसमें हम तौर तरीके ढूंढें कि कैसे इसमें हम जरा वन अपमेनशिप हो सकती है, तो फिर आई थिंक उसमें हमें काफी दिक्कत होगी। ये नैरो एजेंडा से खेलेंगे तो समस्या होगी। बिल्कुल। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं क्योंकि ऑयल और गैस में भी आप बहुत एक्टिव हैं और हम लोग कहते हैं कि गैस बेस्ड पावर प्लांट को अभी एक पैकेज मिला है तो वहां काम शुरू होगा। ये कितना, क्योंकि इसमें दो तरह की बात सुनते हैं कि हिंदुस्तान में तो कोयले से ही बनाना पड़ेगा और गैस वाला बहुत अभी वायबल नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? तो मैं ये बात मानता हूं कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफोर्डेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारे जो टूल्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं तो कोयला जरूर एक डोमिनेंट फ्यूल रहेगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोयला अकेले
जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकता। हमें और भी फ्यूल्स लगेंगे। हमें गैस बेस्ड पर्टिकुलरली जो पीकिंग रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आज हमारे कंट्री में कोई उपाय नहीं है। पीकिंग के लिए या तो हम डीजल जनरेटर चलाते हैं या लोड शेडिंग करते हैं, उसके बजाय हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम इतनी जो रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, जो बड़ा इनफर्म पावर है, मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं है, इसे भी बैकअप करने के लिए हमें कोई फर्म पावर जनरेशन का हमें तरीका चाहिए। और न्यूक्लियर बहुत दूर है, और न्यूक्लियर दूर है, और न्यूक्लियर भी बेस लोड है। मेरे कहने का मतलब है कि जो गैस बेस्ड जनरेशन कम से कम पीकिंग के लिए और बैकअप जनरेशन के तौर पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर रिन्यूएबल नहीं चल सकते हैं। तो रिन्यूएबल पर जितना जोर है वो कितना प्रैक्टिकल है? क्योंकि एक तरफ तो बहुत अच्छा लगता है, समझ में आती है ये बात, सोलर पावर पर चूंकि ज्यादा फोकस है इस सरकार का। दूसरी तरफ ये है कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है कॉस्ट को लेकर के और इसके टाइम लाइन को लेकर के, और घर से बना के घर में ले लो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप इसको नेशनल ग्रिड में नहीं डाल सकते। देखिए, रिन्यूएबल्स का एक तो जो जैसे हमारे अगर हम कोयला जितना यूज कर रहे हैं और जो क्लाइमेट चेंज के सारे जो इश्यूज हैं उनको देखते हुए रिन्यूएबल्स पे भी हमारा एम्फेसिस रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, रिन्यूएबल्स को हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के तौर पे अगर यूज करें, जैसे हमारे रूरल एरियाज हैं जहां पे हम ट्रांसमिशन लाइंस नहीं ले जा सकते हैं, बड़ा महंगा पड़ता है, वहां पे रिन्यूएबल्स को माइक्रोग्रिड लगा के लोकल स्टोरेज करके उस पावर की जो कॉस्ट होगी वो उतनी ही होगी या कम होगी अगर हम वहां पे ट्रांसमिशन लाइन ले जाएं। तो ऐसे कुछ जो सॉल्यूशंस हैं रिन्यूएबल्स के, वो मेरे ख्याल से एक बड़ी कमर्शियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा, रूफटॉप सोलर वगैरह जो हैं वो तो खैर डीजल पावर से कहीं कम, ऑलरेडी आज ही उनकी जो कीमत है वो डीजल पावर से कहीं कम है। आप अगर विंड पावर की देखें, आज जो विंड पावर के जो दाम हैं वो ऑलरेडी करीब कोल पावर के करीब हैं, और सोलर के दाम भी कम होते ही जा रहे हैं, लेकिन विंड तो ऑलरेडी हो चुका है, ग्रिड पैरिटी पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर हम इसको अब समराइज करने की कोशिश करें और इस तरह से देखना चाहें कि इस पूरे बिग पिक्चर में हिंदुस्तान में जो भी एक बड़ा काम करने की कोशिश हो रही है, उसमें जी जैसा बड़ा प्लेयर हिंदुस्तान में जो कर रहा है, उसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज देखता है, या 2-3 प्रायोरिटी एरिया क्या है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू हेल्थ, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे, और जब देना चाहेंगे तो आपको क्या चाहिए? तो संजय जी, जैसे जब ये सरकार आई, इसने नोटिस किया मेरे ख्याल से कि भाई हमें जो गवर्नमेंट ओन जो PSUs हैं इनको यूज करना चाहिए ताकि इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को लेकर काफी काम किया है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, रेल सेक्टर आप देखें, जरूर रेल मिनिस्ट्री, रेल सेक्टर बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, टेंडर्स किए जा रहे हैं, और लार्ज काफी जो बड़े पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले भी टेंडर्स हैं, जिनका उद्देश्य एक ही है कि नई टेक्नोलॉजी लाइए जो ज्यादा एफिशिएंट होगी, और उसके जरिए जो रेल मिनिस्ट्री है, जो रेलवेज हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट होंगी। ऑयल एंड गैस, हम 70% से ज्यादा भी हमारा जो ऑयल एंड गैस का जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो क्रूड है, तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन जो है बहुत बड़ी चीज है कंट्री के लिए। 70% से ज्यादा, 75% से ज्यादा हमारे जो बेसिन हैं अभी भी एक्सप्लोर्ड नहीं है। तो एक्सप्लोरेशन की जो सारी प्रक्रिया है वो जारी है। ONGC मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है कि हम लोग ड्रिल ज्यादा करें एंड सो ऑन। तो आई थिंक वहां पे भी ये सारी जो चीजें हैं इनमें टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, लेकिन ये GE का स्वीट स्पॉट है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी कंपनी हैं, ग्लोबली ऑपरेट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। डिफेंस भी जो एक स्पेस है जहां पे गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया है, और मेरे हिसाब से डिफेंस के जरिए नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, जो टेक्नोलॉजी फिर बाकी के इंडस्ट्री में फैल सकती है। आप अपनी बात और इलेबोरेट करें, वहां पर एक छोटा सा सवाल जोड़ना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि रेलवे में अब टेंडर वगैरह शुरू हो गया है, ऑर्डर फ्लो हो रहा है जी, क्या हम ये बात डिफेंस सेक्टर के बारे में कह सकते हैं? मेरे हिसाब से हो रहा है। जो पहले भी जो काफी ऑर्डर्स जरा फंसे हुए थे वो आई थिंक चल रहे हैं। डिफेंस देखिए जरा लॉन्ग टर्म होता है, और जो चर्चा है वो चल रही है, डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि डिफेंस में भी जो स्पेंड का जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। और ये जो काफी मेन सेक्टर्स हैं, इनमें अगर एविएशन जो है, मेरे ख्याल से एयरलाइंस जो हैं देश में वो अपनी फ्लीट बढ़ा रही हैं, प्लेन्स और खरीद रही हैं, एविएशन भी GE का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप इन सारे सेक्टर्स को अगर आप देखें तो इनमें एक कॉमन थीम है। कॉमन थीम ये है कि ये सारे सेक्टर्स हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं,
इनमें कैपिटल की बहुत जरूरत है और इनमें सारे जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं सारे ग्लोबल हैं। तो ये जीई के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि हम इन सारे सेक्टर्स में हम यहाँ पे इंडिया में काफी हम लोग हमारा इंटरेस्ट है और हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। चाकण का जो आपका प्लांट है उसको इस रूप में देखना चाहिए कि मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग में भारत अगर मजबूत बने, भारत में चीजें बने और बाहर जाएं, तो उसका सबसे अच्छा केस स्टडी आपका चाकण का नया बड़ा प्लांट हो सकता है। तो अभी वहां जितना काम है क्या पूरी कैपेसिटी पर हो रहा है, और जब हो रहा है तो उसका कितना हिस्सा हिंदुस्तान में बनाने के लिए यहाँ के लिए है और कितना बाहर के लिए है? संजय, उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जीई ऐसी कंपनी, हम लोग जब इंडिया को देखते हैं तो हम लोग 3 नजरियों से देखते हैं। एक है कि हम लोग कितनी बिजनेस इंडिया में कर सकते हैं, दूसरा है कि हम लोग इंडिया को कितना यूज कर सकते हैं हमारी ग्लोबल बिजनेस के लिए, सोर्सिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और तीसरी चीज इंडिया जो सबसे मेरे ख्याल से दुनिया में फेमस है वो है इनोवेशन और रिसर्च के लिए। हम लोग ये तीनों चीजें इंडिया में करते हैं। मैं पहले जरा 1 मिनट रिसर्च और इनोवेशन में, बैंगलोर में जो हमारा सेंटर है 5,500 लोग हैं, हम लोग सालाना करीब 250 पेटेंट फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जेन्युइन बेसिक फंडामेंटल रिसर्च हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बेसिक चीजों। ओरिजिनल फर्स्ट हैंड इनोवेशन जीई हिंदुस्तान में बैठ के यहाँ कर रहा है। बिल्कुल, और खासकर हेल्थ केयर में जो हमने यहाँ पे इंडिया को, हम लोग उसे सुपर वैल्यू हेल्थ केयर कहते हैं। इसका ये मतलब है कि हम लोग कोई भी जैसे एक्सरे मशीन है या ईसीजी मशीन है या अल्ट्रासाउंड है, उसको इस कीमत पे हम लोग उसको बना सकें कि वो आम आदमी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें भी यूज हो सके। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम लोग कॉस्ट आउट करें, लेकिन इनोवेशन के तौर पे आप कैसे इसको बिल्कुल रेडिकली दूसरा प्रोडक्ट ही निकाल लें, तो ये हम लोग कर रहे हैं। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल जो आपने जो बात की, एक चीज है, जब दुनिया भर जब हम लोग जहां जाते हैं, हर देश यही 2 चीजें कहता है। एक, हमें आप कुछ भी करिए लेकिन नौकरियां यहां पे जरूर आप पैदा करिए। दूसरा, आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जरूर आप हमारे यहां लगाइए। ये जो एक मंत्र है ये हर कंट्री में, हर देश में है, भले ही वो इमर्जिंग हो या डेवलप्ड हो। सऊदी अरेबिया से लेके, नाइजीरिया से लेके, इजिप्ट से लेके लैटिन अमेरिका का हर देश में यही मांग है। इंडिया में मेरे हिसाब से एक हमारा एडवांटेज है कि हमारे यहाँ पे जो स्किल्स हैं और जो इंजीनियरिंग टैलेंट है वो बहुत ही मजबूत है। तो इसलिए हम लोगों ने जो हाई एंड का जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसे हम लोग इंडिया में करने का हमारा विचार है, हम लोग कर रहे हैं और उसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल अग्रवाल साहब, ये बातचीत बड़ी इंसाइटफुल और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग रही। आपका बहुत शुक्रिया इस वक्त के लिए। थैंक यू।